और दोस्तों, कैसे हो सब लोग? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? होपफुली अच्छी चल रही होगी तैयारी। तो आज हम अपना डे 9 कंटिन्यू करते हैं इसी सीरीज में, जिसमें हम इंग्लिश में बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें अब ये वाला जो सेशन है ना अपना, इस सेशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे, जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे थे या कमेंट सेक्शन में काफ़ी लिखे थे, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिसके थ्रू आपकी टोटल तैयारी जितनी भी थी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप लोगों ने काफ़ी होमवर्क कर रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो जो भी डाउट्स हैं वो सब डिस्कशन करके आपका मतलब मुझे लगता है कि मेरी तरफ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो प्रो टिप्स इसमें कुछ थी, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं। आप पॉज करके पढ़ लेना ये सब। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही बताया था, सब पॉज करके पढ़ लेना। मेन बात पे आते हैं सीधा। देखो, सबसे पहला डाउट है ये अभिषेक ने पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पे। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें सबसे पहले लिखा है डैश अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायर प्लेस। अब देखो, इसमें सिंपल बात क्या है कि उसका डाउट था कि जस्ट आना चाहिए यहाँ पे या फोर आना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे लिखा है ए मोमेंट मतलब एक क्षण या एक पल। अब जस्ट अ मोमेंट यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा केवल एक क्षण या मात्र एक क्षण, या बस एक क्षण या बस एक पल। अब फोर होता है के लिए, फोर का मतलब होता है के लिए। फॉर अ मोमेंट यानी कि एक पल के लिए या एक क्षण के लिए। अब देखो, पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ो तो आप फोर यूज करके देखो एक बार। फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड उसे मायूसी हुई कि इसके फायर प्लेस पे कोई स्टॉकिंग नहीं लटकी हुई थी। तो इसकी सेंस तो परफेक्ट बन रही है। लेकिन अगर हम जस्ट यूज करें इसके बारे में, आप जस्ट यूज करके देखो एक बार। जस्ट अ मोमेंट, केवल एक क्षण उसे बुरा फील हुआ, तो थोड़ी सी कमी लग रही है। कमी किस चीज की लग रही है? फोर की कमी लग रही है इसमें। तो अभिषेक का डाउट था कि यहाँ पे जस्ट यूज करें हम तो भी ये करेक्ट हो सकता है क्या? तो देखो, ये करेक्ट होगा तो, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम जस्ट यूज कर भी रहे ना सेंटेंस में, फोर तो हमें तब भी यूज करना पड़ेगा। या हम यूज करेंगे जस्ट फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, ये हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम खाली जस्ट का इस्तेमाल करें तो ये करेक्ट तो होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। फोर का यूज तो तब भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं सेंटेंस में तो बता देता। अगर इसमें ऑप्शन होता ना जस्ट फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग फ्रॉम अ फायर प्लेस, तो ये करेक्ट होता। अगर जस्ट ना भी यूज करो, खाली फोर यूज करो, फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, तो भी करेक्ट होगा इसका आंसर। तो अगर दोनों ऑप्शन है ना, तो फोर आंसर है। अगर फोर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो जस्ट एट सिंस या कोई चौथा शब्द दिया हुआ है तो जस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जस्ट अगर ये लिखा हुआ है ऑप्शन में कि दोनों यूज कर दो, जस्ट और फोर, तो भी दोनों यूज कर सकते हो आप। ठीक है, जस्ट फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड ऐसा यूज हो सकता है। ठीक है, होपफुली आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डाउट इसका है, हाँ, हार्दिक मेरे से पूछ रहा था कि अ, कौन कौन सा आर्टिकल है पॉलिटी में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें किससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देखे हैं जीएस के, और खुद भी मैंने एग्जाम दिए हैं काफ़ी सारे। तो इनसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो ये सारे। अगर आप सारे आर्टिकल ना भी पढ़ो, लेकिन ये सारे आर्टिकल याद करके जाओ। इनमें से कोई भी आर्टिकल आपको स्किप नहीं करना। ये सारे 1 to 51 तो पूरे एकदम रटे हुए होने चाहिए। इसमें 1 to 51 में भी खास करके फंडामेंटल राइट्स वाले, जो कि कहाँ से 12 से 35 तक है, वो सारे आपको बिल्कुल एकदम एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 51A वो भी याद होना चाहिए, वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है। 72 से 84 ये सारे होने चाहिए। फिर 72 से 84 में बेसिकली प्रेसिडेंट के आते हैं। वो पूछता है प्रेसिडेंट की पार्डन देने की क्या है, लोकसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल है, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, 110 से 14 में आते हैं आपके मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सब तरीके के। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बजट कहते हैं, बजट का आर्टिकल कौन सा है सब पूछते हैं, तो ये याद करना है आपको। 161 163 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे स्टेट में, जैसे सेंटर में 72 से 76 तक है, ऐसे ही स्टेट में 161 से 163 तक है। 123 से 127 आपके आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 213 220 ये आ जाता है स्टेट इसके स्टेट के बारे में, स्टेट की लेजिस्लेचर के बारे में, स्टेट की जुडिशरी के बारे में। 275 285 ये है जीएसटी आ जाता है इनमें, 279A और फाइनेंस कमीशन, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी 275 285 के बीच में बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 279A जीएसटी वाला और 280 फाइनेंस कमीशन वाला, वो दोनों आपको रटे हुए होने चाहिए।
300A बार बार यूज करता है, ये लीगल राइट कर दिया। पहले फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो पूछ लेता है कई बार कि फंडामेंटल ये लीगल राइट है 300A या फंडामेंटल राइट है, ये पूछ लेता है। ये पूछ लेता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से वाले आर्टिकल में अब दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 300A में। तो 312 से 330 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपके एक तो वो आ जाता है इलेक्शन कमीशन, और ये ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाती हैं। 352 से 360 में आती है आपकी इमरजेंसी, और 368 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आप 1 घंटे में हो जाएंगे सारे, अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो इनमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ये सब आपको याद करके जाना है। अब अगला डाउट है केशव का। केशव बोल रहा है कि जैसे देखो ये हमारे पास PQRS है, इसमें पूछा था कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ कौन सा नहीं हुआ। अब देखो ये क्या है, अब देखो ये आप पूरा पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ आएगा। PQRS जो है ना, ये किसी एक इसके बारे में है, डॉग की साइकोलॉजी के बारे में है, उसके बारे में किसी ने कोई किताब लिखी है और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब देखो सेंटेंस पढ़ते हैं क्या है। मैं जो तरीका बताता हूँ, तरीका क्या था इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने का। सबसे पहले सोचो कि फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। अब ये देखो, इट इज बट देयर कैपेसिटी टू फॉर्म अफेक्शनेट रिलेशनशिप। अब क्या ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि ये बोल रहा है कि इनकी इट इज देयर कैपेसिटी, तो किसी और चीज की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है ना। तो ये फर्स्ट सेंटेंस कैसे हो सकता है? इससे पहले जो देयर, जिस चीज के लिए देयर वर्ड का यूज हो रहा है ना, वो होगा फर्स्ट सेंटेंस। तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस होगा नहीं। अब क्लाइव वाइन, a psychologist and founder of Canine Science Laboratory at Arizona State University, released a book that walks readers through the growing body of dog science। ये हो सकता है। देखो इसके, इसमें क्लाइव वाइन है, ये साइकोलॉजिस्ट है और उसकी बुक है, इसके बारे में बात हो रही है, ये हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस, नो डाउट। और तीसरा, द साइकोलॉजी ऑफ ए डॉग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बिल्कुल सही बात है, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो ये हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी। तो बी या सी फर्स्ट सेंटेंस हो सकते हैं। अगला, in it he argues that what makes dogs remarkable in their smartness। अब देखो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इसमें इन इट की बात कर दी। इन इट मतलब किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ए फर्स्ट सेंटेंस, बी सी फर्स्ट सेंटेंस। देखो सब में बी सी फर्स्ट सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इस फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करने से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। फर्स्ट सेंटेंस दोनों में से कोई भी हो सकता है, और फर्स्ट सेंटेंस ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, लिंक ढूंढने की कोशिश करूं। अब देखो, इन इट ही आर्ग्यूज व्हाट मेक्स डॉग रिमार्केबल इज नॉट देयर स्मार्टनेस। इन इट मतलब किसी चीज में ऐसा लिखा हुआ है। अब किस में लिखा है? ऐसा किसी बुक में तो लिखा होगा ना। अब देखो यहाँ पे इसने बुक की बात करी है, रिलीज्ड ए बुक दैट वॉक्स रीडर्स थ्रू दिस, मतलब बी के जस्ट बाद डी आना है। समझ रहे हो आप? देखो इन इट, ये इट वर्ड किसी बुक के लिए यूज हो रहा है और बुक के बारे में बात कर रहा है इस सेंटेंस में, तो बी के जस्ट बाद डी आएगा, ये मुझे 100% श्योर है, ठीक है। अब इन दोनों में लिंक ढूंढने और किसी सेंटेंस में लिंक ढूंढने को चलो। इट इज बट देयर कैपेसिटी टू फॉर्म अफेक्शनेट। इट इज बट देयर कैपेसिटी, देयर कैपेसिटी मतलब किसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है? ये डॉग की कैपेसिटी की बात कर रहा है। देखो मतलब सी के बाद ये आना है आपने। द साइकोलॉजी ऑफ ए डॉग इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज बट देयर कैपेसिटी टू फॉर्म अफेक्शनेट, मतलब कि डॉग, पहले तो बात करते हैं डॉग की साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फिर बात कर रहे हैं कि ये उनकी कैपेसिटी ही है कि अफेक्शनेट रिलेशनशिप बना सकते हैं। सिंपल बात होगी ना। देखो इसके बाद ये आ जाएगा सी के बाद, तो हमने कर लिया बी के बाद डी आना है और सी के बाद ए आना है। अब देखो, अब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखो बी डी सी ए, हमने सीक्वेंस नहीं बनाया अभी, क्या सीक्वेंस होगा हमने देखा है बस कि इसके बाद ये आना है और इसके बाद ये आना है, लिंक बिठा दिया सेंटेंस में। तो बी के जस्ट बाद डी आएगा और सी के जस्ट बाद ए आएगा। अब लेकिन ये सी ए पहले आएंगे या बाद में आएंगे, ये अभी तक हमें पता नहीं चला, लेकिन हम फिर भी ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेट होकर काम बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि बी के बाद डी आ रहा है, उसी के बाद ए आ रहा है। ये इसमें देखो बी के बाद डी आ रहा है, ठीक है, ए के बाद सी, ये गलत है देखो, क्योंकि सी के बाद ए आना है, ये हमने पता कर लिया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये देखो बी के बाद डी आना है, बी के बाद डी आ रहा है, जस्ट बाद आना चाहिए, जस्ट बाद नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये देखो बी के बाद डी आना चाहिए, बी के बाद डी आ रहा है, लेकिन सी के जस्ट बाद ए नहीं आ रहा ना, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन टिक हो गया। हमें नहीं पता सी पहले आएगा कि बी पहले आएगा, लेकिन हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना, तो इससे पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब देखो बी भी पहले आ सकता है, सी भी पहले आ सकता है, मतलब सी ए भी पहले आ सकता है और बी डी भी पहले आ सकता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से इसने दिए हुए हैं कि बी डी ही पहले आएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो पूरा सीक्वेंस आपको खुद से आपको देखो, बहुत लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि ये ऑप्शन जा देता है भूल पूरी तरीके से, इनमें सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आंसर टिक करते हैं, देख के ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको हर स्टेप पे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। आपने देखा पहला सेंटेंस क्या होगा, तो
कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, हार नहीं माननी, लिंक बिठाना है, लिंक बिठा के ऑप्शन एलिमिनेट हुआ तो ठीक है। अब अगर लिंक बिठा के भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना होता, अगर नहीं होता लिंक बिठा के भी ऑप्शन एलिमिनेट, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो हमने सेंटेंसेस है ना, जैसे सी ए का हमने लिंक बिठाया, बी डी का हमने बिठाया, तो हम ये देखते हैं कि बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा, फिर देखते हैं हम। लेकिन अब क्योंकि हमारे ऑप्शन यूज हो गए सारे, मतलब एलिमिनेट हो गए, हमारा काम बन गया, इजीली हो गया, तो इसलिए हमने टिक करके आगे बढ़ गए। ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है वैसे ही है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं। देखो ये इसका केशव का डाउट है, टू स्लीप विद द फिशेस, इसका ईडीएम का क्या वो होगा आंसर। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ईडीएम है, ये काफी कम यूज होता है लेकिन आजकल फ्रिक्वेंटली यूज होने लग गया है, क्योंकि काफी सारी वेब सीरीज है, जैसे गॉडफादर है वेब सीरीज है, उसमें इसका मतलब मूवी सीरीज है, वेब सीरीज तो नहीं कहूंगा मैं, उसमें इसका यूज करा गया है सेंटेंस का, टू स्लीप विद द फिशेस। देखो ये ईडीएम का मैं आपको बता देता हूँ कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है बेसिकली। इसमें क्या होता है ना कि पुराने जमाने में, या फिर आपने काफी कहानियां सुनी होगी, यूपी में एक वो है राजा भैया है कुंडा में, तो क्या करता है वो कि जो भी उसके दुश्मन होते हैं उन्हें मार के एक तालाब में फेंक देता है। तो तालाब में फेंकने का पर्पस क्या है, बेसिकली तालाब में फेंकने का पर्पस है कि वो बॉडी ना मिले, मतलब डिटेक्ट ना हो पाए मर्डर, तो ये पर्पस है उसका। मतलब ऐसा एलिजिड है, कहते हैं ऐसा, मुझे वो कोई, मुझे पक्का नहीं पता क्या है क्या नहीं है रियलिटी में, लेकिन ऐसा कहते हैं। मतलब जैसे अंडरवर्ल्ड के डोन्स होते हैं ना कुछ, तो क्या करते हैं कि किसी को मार के तालाब में फेंक देते हैं, जिससे कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो डिटेक्ट ना हो पाए। तो वो तालाब में फेंक देंगे तो वो जो जानवर होंगे तालाब में, मछलियां होंगी, मगरमच्छ होंगे, उनके साथ हो जाएगी उसकी बॉडी। तो उससे कहते हैं कि द बॉडी स्लीपिंग विद द फिशेस, या फिर इसके लिए हम यूज करते हैं टू बी इन बेड विद द फिशेस, ये भी यूज करते हैं इसके लिए हम। तो उसका मतलब होता है कि किसी को मार के तालाब में फेंक देना, या फिर किसी को मार के उसकी बॉडी छुपा देना, इसलिए भी यूज करते हैं, भले ही तालाब में ना फेंकी हो। तो पर्पस ये है कि किसी को मार देना, मर्डर कर देना किसी का, ये है इसका मतलब। टू स्लीप विद द फिश का मतलब है कि मर जाना, मर्डर कर देना। तो टू बी डेड इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है चारों में से, ठीक है। अब फिशेस के काफी सारे हमारे पास इडियम्स और होते हैं, तो देखो ये इडियम्स है फिशेस के। अब मैं चाहता हूँ कि आप है ना इन तीनों में से जो भी आपको आंसर आता हो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, इसका आंसर क्या है। फिश आउट ऑफ वाटर, ड्रिंक लाइक ए फिश और बिगर फिश टू फ्राई, इन तीनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो, देखें किसको आता है किसको नहीं आता। अब आगे डाउट देखते हैं। ये एनोनिमस किसी का, एक्चुअल में व्हाट्सएप पे मुझे डाउट्स आए थे ये सारे, तो व्हाट्सएप पे जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे उनको तो मैंने नाम लिख दिया, लेकिन इसका नाम नहीं लिखा हुआ था, एग्जैक्ट क्या नाम है, कोई स्माइली बना हुआ था, तो इस वजह से इसका नाम नहीं पता मुझे क्या है। तो इन्होंने डाउट पूछा था कि हैंड इन ग्लव जो है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब डिसऑनेस्ट होता है कि नहीं होता है, कैसे, मतलब देखो एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको। हैंड इन ग्लव बना है, जो इडियम है ना जितने भी अपने सारे, वो बने हैं किसी ना किसी पास्ट की किसी स्टोरी से। तो आपने देखा होगा जब सर्दियों में आप दस्ताने पहनते हो, अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हो, तो जो ग्लव्स हैं और जो हमारा हाथ है उनके बीच में बहुत ही ज्यादा क्लोज कनेक्शन होता है। मतलब सर्दियों में जब जिस इंसान ने ग्लव्स पहने हो उसके हाथ से कोई भी चीज उसके ग्लव्स से ज्यादा पास नहीं हो सकती, क्योंकि ग्लव्स उसके हाथ के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, ठीक है ना। मतलब इतनी क्लोज एसोसिएशन ग्लव्स के साथ होगी उसके हाथ की, जो किसी और चीज के साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका वर्ड का मतलब है क्लोज एसोसिएशन। मतलब हाथ का और दस्तानों का इतना गहरा एसोसिएशन होता है जितना किसी और चीज का नहीं होता, इतनी अच्छी पार्टनरशिप होती है उनकी, ठीक है ना। और ये जो वो है ना इडियम है, ये हमेशा हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। मतलब 99% केसेस में इसे हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं हैंड इन ग्लव का। तो जैसे कि ही वॉज हैंड इन ग्लव इन हिज मर्डर, तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ था ये मर्डर होने में। हैंड इन ग्लव हमेशा मतलब नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे, कोई भी ड्रग कार्टेल हो, कोई भी मर्डर हो, कोई भी मतलब कुछ नहीं भी कोई बुरी चीज हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इसे, ठीक है ना। तो हैंड इन ग्लव जो मैंने एग्जांपल दिया ना, सर्दियों में दस्ताने पहनते हैं हम, तो हमारा हाथ और ग्लव बहुत ही क्लोज कनेक्शन एसोसिएशन में होता है, ये हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हैंड इन ग्लव का मतलब हो गया आपका कि बहुत ही गहरा संबंध होना, पार्टनरशिप होना किसी की बुरे काम में हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया। अब इन लॉन्ग रन है यहाँ पे इनका डाउट। इन लॉन्ग रन का मतलब अल्टीमेटली होता है, लॉन्ग मतलब क्या, बहुत लंबा। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत कोई मान लो हमने कोई स्टेप ले लिया आज, लेकिन उसका अंततः क्या वो होगा परिणाम, तो उसे हम कहते हैं इन लॉन्ग रन। मतलब कि बहुत लंबे समय बाद उसका क्या रिजल्ट होगा, वो होता है इन लॉन्ग रन का मतलब लंबी दौड़ में कहाँ तक जाएगी ये चीज,
इसका मतलब इवेंट मतलब इवेंचुअली क्या होगा, इससे इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो वो होता है हमारा इवेंचुअली या अल्टीमेटली। अल्टीमेटली मतलब एंड में क्या होगा इसमें, तो वो हो गया इवेंचुअली अल्टीमेटली इसका आंसर। ठीक है, अब और देखते हैं डाउट्स। हर्षवर्धन का डाउट था, ये व्हाट्सएप पे आया था मुझे, कि अगर हम ऐसा यूज करें दीज टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर सोल्ड इन द मार्केट, तो सही होगा कि एरर होगा। अब देखो, जब भी हम दीज प्रोनाउन का यूज करेंगे ना, जैसे यहाँ पे दीज यूज हो रहा है, दीज, तो दीज के अगली बार यहाँ पे जो भी चीज लिखी होगी, कोई भी चीज लिखी होगा एक्स वाई जेड, वो हमेशा प्लूरल होगी। ठीक है, प्लूरल क्यों होगी, देखो जैसे कि आपने एग्जांपल सुना होगा, दीज क्लोथ्स आर वेरी डर्टी, या फिर दीज स्टेप्स आर नॉट फ्रूटफुल, तो हमेशा प्लूरल का वो यूज करेंगे। तो इसके बाद कोई भी चीज लिखी हो एक्स वाई जेड, वो प्लूरल ही होना है आपको, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस सही नहीं होगा। दीज टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ऐसा यूज कर सकते थे। ठीक है, तो टाइप्स के दीज के बाद कोई भी चीज यूज करो, याद करना प्लूरल होगा, वो सिंगुलर नहीं यूज होगा। ठीक है, अब ऐसे एनोनिमस एक लड़की थी, उसने डाउट पूछा था मुझे, तो नाम नहीं लिखा हुआ था अपना। उसने बोला था कि अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन उसने एस्टिमेट भी कहीं पे सुना हुआ है। तो देखो, अप्राइज का मतलब होता है कि किसी को सूचित कर देना किसी चीज के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्टेड, या फिर द लीडर वाज अप्राइज्ड ऑफ द पार्टी वर्कर्स ओपिनियन। इस तरह से अप्राइज का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी चीज के बारे में सूचना दे देना। जैसे कि कोई भी घटना हुई, तो हम अपनी ज्यादातर यूज करते हैं हायर अथॉरिटी के लिए। जैसे लोअर अथॉरिटी ने कोई काम कर दिया, तो उसकी हायर अथॉरिटी को कोई उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही वाज अप्राइज्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। ठीक है, अप्राइज का नॉर्मल ही इन्फॉर्म करने में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब वर्क प्लेसेस हैं, इनमें इसका यूज होता है हायर अथॉरिटी के लिए यूजुअली। ठीक है, तो अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, इन्फॉर्म करना। अब एस्टिमेट आप क्यों बोल रहे थे, इसका मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मिलता जुलता है प्राइस का वर्ड है अप्रोक्स। मतलब अप्रोक्स से कंफ्यूज कर रहे हैं एस्टिमेट को। अप्रोक्स का मतलब होता है एस्टिमेट करना, मतलब अनुमान लगाने से। अप्रोक्सीमेटली का शॉर्ट फॉर्म है अप्रोक्स, तो इसलिए हम अप्रोक्स भी यूज करते हैं कभी कभी, मतलब अनुमान लगाने के लिए कि मोटा मोटी कितना हिसाब किताब है उस चीज का। तो हो सकता है शायद आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं अप्रोक्स से। अप्रोक्स का सिनोनिम होगा अप्रोक्स एस्टिमेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये भी किसी एनोनिमस ने मतलब नाम नहीं लिखा था व्हाट्सएप पे। एक्चुअली बहुत लोग क्या है, नाम नहीं लिखते व्हाट्सएप पे अपना, तो उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली किस पर्सन का डाउट है। कुछ जिन लोगों ने नाम लिखा हुआ था उनका मैंने नाम से बता दिया कि इस पर्सन का डाउट है, बाकी जिन्होंने नाम नहीं लिखा उनका एनोनिमस लिख दिया मैंने। तो देखो, उन्होंने बोला था कि ये हमारा एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन है। ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। अब नीड नो बाय को रिप्लेस किस चीज से करा जाएगा इन सब में। अब देखो, जब भी आपका एरर करेक्शन का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन देखने हैं और देखना है कौन सा फिट सही होगा ग्रामेटिकली, कौन सा नहीं। अब ये देखो, पहला ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट यानी कि नीड नो बाय सही होना है। अब क्या नीड नो बाय सही हो सकता है, खुद सोचो आप। नीड नो बाय तो कोई सेंस ही नहीं बनती। अगर यू नीड नॉट बाय होता तो भी एक बार को सही हो सकता था। अब नो बाय तो गलत है, सिंपल हमें पता है, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन गलत। डिडंट नीड टू बाइंग, अब ये देखो बाइंग टू के साथ हमेशा कभी बाइंग यूज नहीं होगा पहली बात तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और डिडंट नीड टू बाइंग तो मतलब उसका ग्रामेटिकली पूरी तरह इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये देखो, हैडंट नीडेड टू बाय, अब नीड टू बाय होता तो सही होता। कभी भी नीडेड हम इस तरह से यूज नहीं करें, हैडंट नीडेड तो गलत होगा बिल्कुल। ठीक है ना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन बचा, नीडेंट हैव बॉट, ये सही है बिल्कुल, ग्रामेटिकली करेक्ट है ये। ग्रामेटिकली करेक्ट है क्यों है, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ये भी सही है। और नीड नॉट हैव बोट, नीड नॉट भी सही मतलब यूज होता है ये भी काफी बार। ठीक है, तो इसलिए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि हमने बाकी सारे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट प्रूव कर दिए ना, तो यही बचा खाली बस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो, मैंने इसमें डायरेक्टली ये नहीं देखा ऑप्शन, अगर मैं छिपा दूं और फिर बोलूं क्या यूज होगा तो काफी टफ क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि जब हम ऑप्शन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होने के कारण एक के बाद एक रिमूव करते गए, एलिमिनेट करते गए, तो जो ऑप्शन बचा हमारा वो ये अपना करेक्ट हो गया। नीड नीड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कितना सुंदर नेकलेस है, तुम्हें क्या जरूरत थी मतलब तुम्हें जरूरत नहीं थी मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये भी केशव का डाउट था, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब ये देखो, जब भी हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आए ना, जो ये चार वर्ड्स हैं,
तो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे तो हमें चारों वर्ड्स के मतलब ढूंढने हैं। तो देखो डेंजरस का मतलब क्या होता है, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। अब डाउट मेरे ख्याल से इसलिए पूछा होगा इसने कि उसे लगा होगा इन डिफिकल्ट सिचुएशन का डेंजरस आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा गलत है। मैं बता ऐसा गलत क्यों है, क्योंकि जो डेंजरस वर्ड है ना इसका मतलब होता है खतरनाक। खतरनाक सिचुएशन नहीं, लिटरल खतरनाक मतलब होता है इसका, सिचुएशन नहीं होता इसका मतलब, ठीक है ना। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो कि अपने किसी काम को बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से और बहुत ही ज्यादा केयर करके करे। मतलब देखो इसके बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, एक तो सिंसियर होता है, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। यूजुअली एक ही पर्सन के लिए हमें तीन चार वर्ड्स यूज कर देते हैं क्योंकि सिमिलर से हैं, लेकिन डिलीजेंट का एग्जैक्ट मतलब है केयर करना, बस खाली मतलब केयर करना। केयर किसी चीज के लिए करना, जो भी वो बंदा काम कर रहा है ना, जो भी उसके इंटरेस्टेड है, जो भी वर्क उसके ऊपर, उस काम की वो केयर करे तो वो डिलीजेंट है। कोई भी पर्सन अगर उस काम की केयर नहीं करता वो डिलीजेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं नेग्लिजेंट है, मतलब केयरलेस है अपने उसकी ड्यूटीज के लिए। तो कोई पर्सन डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, डिलीजेंट भी हो सकता है, याद रखना। कोई पर्सन कनिंग भी हो सकता है, मतलब डिलीजेंट का केवल मतलब है कि अपनी ड्यूटीज के लिए वो कंसिडरेबल है, उन ड्यूटीज को अपनी को अच्छी तरह फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये मतलब बोले डिलीजेंट का। अगला वर्ड है बेविल्डेड। बेविल्डेड का मतलब है कि कंफ्यूज हो जाना, मतलब समझ ही ना आना क्या हो गया, क्या चल गया है, क्या हो गया एकदम से। मतलब जैसे बेविल्डेड मतलब कि ही वॉज बेविल्डेड बाय बीइंग ड्रॉप्ड इन द फॉरेस्ट, मतलब किसी पैरा ट्रूपर को किसी जंगल में आपने छोड़ दिया, वो बेविल्डेड होगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैप नहीं है मेरे पास, कुछ चीज नहीं है, ठीक है ना। तो बेविल्डेड हो गया इसका मतलब। अब बिलीगर्ड जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। ये वर्ड बहुत मतलब कम यूज होता है, एग्जाम में भी दो तीन बार ही आया, ज्यादा आया नहीं है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, किसी परेशानी सिचुएशन में होना। अब देखो बिविल्डर्ड से भी से कंफ्यूज कर सकता है, बिविल्डर्ड का मतलब जरूरी नहीं डिफिकल्ट सिचुएशन हो वो मतलब कंफ्यूजिंग हो बस। कोई चीज ऐसा कंफ्यूजिंग हो लेकिन तब भी डिफिकल्ट ना हो, ठीक है ना। लेकिन बिलीगर्ड का एग्जैक्ट मतलब यही है कि डिफिकल्ट सिचुएशन होना, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इतने डाउट्स है आप लोगों के, मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोग काफी सारे डाउट्स पूछे आपने पढ़ रहे हो। बहुत लोगों के डाउट्स मैंने ऑन द स्पॉट ही क्लियर कर दिए थे, और मुझे लगा नहीं कि वो डाउट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास में अलग से डिस्कशन करे जाए। जो भी डाउट्स में लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है, क्लास में अलग से डिस्कशन करने योग्य है, वो सब मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आज के आज तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा उसी चीज का। अब कल बहुत सारे लोगों का एग्जाम है, तो आप लोगों को उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू, जय हिंद।